कहते हैं कभी कभी किसी शख्स की आवाज़ तो खामोश हो जाती है, लेकिन उसकी शख्सियत दहाड़ती रहती है। कुछ ऐसी ही शख्सियत थी राजीव दीक्षित जी की, जिनकी शख्सियत से हमें इतना परिचित नहीं कराया गया जितना कराया जाना था, और जिसके पास शायद हर मर्ज की दवा के उपाय थे। जो शख्स अंग्रेजी जैसी भाषाओं की गरीबता को दुनिया के सामने उजागर कर देता था। और अंग्रेजी बहुत गरीब भाषा है। गरीबी पता है इनकी क्या है? इनके पास अपने शब्द ही नहीं है। लैटिन में से ले लिए, फ्रेंच से ले लिए, जर्मन से ले लिए, इटालियन से ले लिए, यहाँ से ले लिए और खिचड़ी बना के तैयार कर दी। वो स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए अपने सम्मेलनों में पर्चे बांटा करते थे। उसमें लिखा होता था कौन सी कंपनी स्वदेशी है और कौन सी कंपनी विदेशी। वो कहा करते थे हेमा मालिनी खुद तो बेसन में मलाई डालकर नहाती हैं और लोगों को लक्स साबुन से नहाने को कहती हैं। वो ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि अगर सब महिलाएं उनकी तरह बेसन में मलाई डालकर नहाने लग जाएंगी तो सब उनकी तरह खूबसूरत हो जाएंगी। राजीव दीक्षित सबसे पहले चर्चा में तब आए जब उन्होंने भोपाल गैस त्रासदी पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि ये अमेरिका द्वारा किया गया एक एक्सपेरिमेंट था, जिसमें भारत के गरीब लोगों को शिकार बनाया गया। और इसको लेकर राजीव जी ने लंबे समय तक इस हादसे की जिम्मेदार कंपनी यूनियन कार्बाइड के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। और इस तरह से समय के साथ राजीव दीक्षित स्वदेशी आंदोलन को जोर शोर से आगे बढ़ा रहे थे। साथ ही साथ अपने संबोधनों में कुछ ऐसी बातें कह देते थे या कुछ ऐसा दावा कर देते थे जो लोगों को अंदर से झकझोर कर रख देता था। जैसे कि उनका दावा था कि नेस्ले कंपनी के प्रोडक्ट मैगी में सुअर के मांस का रस मिलाया जाता है, सुअर की चर्बी मिलाई जाती है। उनका दावा था कि कोको कोला में तेजाब मिली होती है। राजीव का दावा था कि ममता बनर्जी खुद बीफ खाती हैं और बीफ खाने की वजह से ही उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को धमकी दी थी कि वो देश में या फिर पश्चिम बंगाल में बीफ ना बैन करें, नहीं तो वो वाजपेयी सरकार गिरा देंगी। वो दावा किया करते थे कि अमिताभ बच्चन पेप्सी की ऐड इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी आदत पेप्सी पीने की वजह से ही खराब हुई थी। इस तरह से राजीव दीक्षित सैकड़ों दावे किया करते थे, जिसमें से बहुत सारे सही भी साबित हुए और कुछ गलत भी हुए। और अब जहां राजीव दीक्षित स्वदेशी आंदोलन को लेकर देश में छाए थे, तो वहीं दूसरी ओर आस्था और संस्कार जैसे टीवी चैनलों के माध्यम से बाबा रामदेव अपनी योग साधना से हर घर में पहुंच रहे थे। योग विद्या ऋषियों की विद्या। और अब साल आ चुका था 2009। दोनों की मुलाकात होती है, दोनों को एक दूसरे के विचार मिलते जुलते नजर आते हैं और दोनों ने साथ में स्वाभिमान आंदोलन शुरू करने का मन बना लिया, जिसमें दोनों मिलकर लोगों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। इस आंदोलन के तहत राजीव दीक्षित और बाबा रामदेव ने ये योजना बनाई थी कि जब वो लोगों को स्वाभिमान आंदोलन से जोड़ लेंगे, तब वो देश के सामने एक अच्छे लोगों की पार्टी का विकल्प रखेंगे और 2014 के इलेक्शन में सभी 543 में से 543 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। और अब इस स्वाभिमान आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए राजीव दीक्षित देश के हर कोने में लोगों से मिल रहे थे, संवाद कर रहे थे। और इसी कड़ी में 2010 में नवंबर में वो छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। और फिर 30 नवंबर को जब वो भिलाई पहुंचे तो उनको कुछ दिक्कत महसूस हो रही थी, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन फिर जब वो कार से भिलाई से दुर्ग के लिए जाने लगे, तब उनकी तबीयत अचानक ज़्यादा बिगड़ गई। तब उन्हें भिलाई के ही सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ये भी दावा करते हैं कि राजीव बार बार एलोपैथी की दवा लेने से इनकार कर रहे थे। और कहा यह भी जाता है कि बाबा रामदेव ने उन्हें फोन कर एलोपैथिक दवाई लेने के लिए मनाने की भी कोशिश करी, लेकिन राजीव
अपने जीवन भर के ईमानों और उसूलों पर कायम रहे। वो एलोपैथिक दवा लेने के लिए नहीं माने और बाद में उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा गंभीर हो गई। फिर उन्हें अपोलो के बीएसआर हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया और वहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। वजह बताई गई हार्ट अटैक। ये तो थी वो सीधी सपाट कहानी जो राजीव दीक्षित के मौत के संदर्भ में सुनाई जाती है, लेकिन उनके 100 के पास मौजूद कुछ लोगों का ये भी दावा है कि राजीव के मौत के समय उनका शरीर नीला पड़ चुका था। उनके नाक से कुछ लिक्विड टाइप का निकल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उनकी डेथ नेचुरल डेथ ना हो, उन्हें जहर दिया गया हो। ये हो भी सकता था क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के चलते राजीव दीक्षित ने स्वदेशी और विदेशी दोनों तरह के दुश्मन पाल लिए थे और फिर उनके 100 के पास मौजूद लोगों में ये बात फैलने लग गई कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, शायद ये हत्या हो सकती है, इसलिए बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए। लेकिन राजीव दीक्षित के समर्थक मानते हैं कि पोस्टमार्टम हो जाता, लेकिन बाबा रामदेव नहीं चाहते थे कि उनका पोस्टमार्टम हो। राजीव दीक्षित के समर्थकों का तो यहाँ तक दावा है कि उनकी मौत के पीछे बाबा रामदेव का ही हाथ है, क्योंकि उनके समर्थक ये मानते थे कि राजीव दीक्षित के रामदेव के साथ आने के बाद से राजीव दीक्षित कहीं ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे थे और रामदेव की इमेज सिर्फ एक योग गुरु के रूप में बनकर रह गई थी। सारे स्वदेशी प्रोडक्ट राजीव दीक्षित के नाम पर बिक रहे थे। राजीव के समर्थक कहते हैं कि शायद बाबा ऐसा नहीं देख पा रहे थे और इसीलिए उन्होंने राजीव के साथ ऐसा करवा दिया होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि नेचुरल डेथ में पोस्टमार्टम तब होता है जब मृतक का परिवार चाहता है और यहाँ पर राजीव दीक्षित जी का परिवार पोस्टमार्टम कराने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था और साथ ही साथ हत्या की शंका में ऐसी कोई एफआईआर भी नहीं दर्ज कराई गई थी जिससे पुलिस केस बनता और पोस्टमार्टम हो पाता। तो इसमें पूरी तरह से रामदेव बाबा की गलती बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।